Okay. Sure. Hello, everyone. Welcome to the Toppers Talk and with Pritesh. And Pritesh has secured 79th rank in Forest Service. And the motto of this Toppers Talk is specifically for all those people who want to pursue Forest Service. Second, who have a journey of UPSC where they have struggled for a few years and how to go for other ways around and how to find the options. And third is how you can deal with being from a technical background specifically. And last, we will have some pointers from Ritesh on prelims also, as prelims is on 24th. Okay, so welcome Pritesh to the Toppers Talk and Hello, ma'am. congratulations on Thank you, ma'am. uh, हैविंग अ रैंक इन और ये शायद हमारा बात भी थी जब हम स्टार्ट ये 2 महीने पहले का है मुझसे जब हम ये था कि अब आ जाना चाहिए कहीं तो भी है ना ये Hmm. हम बात कर रहे थे तो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू हैव योर लाइक background what you started how many attempts we have given why we started this journey also like UPSC क्यों शुरू किया थोड़ा सा एक मुझे बैकग्राउंड दे दो कि सबको समझ में आए, है ना Okay, ma'am. Ma'am, hello, everyone. Ma'am, I did my schooling till class 10th from DAV School, Buxar. After that, 10 plus 2 was from Bokaro Steel City. Then I completed civil engineering from BITS Pilani in 2020. And after that, I completed masters from IIT Delhi in 2023. एंड उसके बाद मैंने प्लेसमेंट लिया था एंड करीब ऑलमोस्ट अबाउट 3 मंथ्स मैंने प्राइवेट कंसल्टेंसी में जॉब भी किया था एंड मास्टर्स के साथ ही पैरेलली मेरा प्रिपरेशन भी चल रहा था सिविल सर्विसेज का बिफोर Okay. बिफोर सीएससी एंड आईएफएस आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट so since 2019 so this journey has been since 2019 so Big yes journey. this has been a long journey and my first Yes. attempt was in 2022. Okay. And why you started, why you wanted to pursue UPSC specifically? Ma'am, first was that the nature of job, like it is a mix of field job and desk job both, and Mm-hmm. also the opportunities which these services provide at a very young age, like diverse Mm-hmm. roles, diverse opportunities, decision making Correct. power, bring change at ground level, and these things which like money private sector में भी है, लेकिन वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन जो मुझे लगा, Mm-hmm. जब मैंने जॉब भी किया 3 मंथ्स में तो मुझे वो नहीं हाँ, लगा था, वो आप तो प्रूफ उसके कर बाद गए थे हाँ, तो उसके बाद से ये मुझे लगा कि और बाकी चीजें मुझे काफी अच्छी लगी आईएफएस में और अच्छा लगा था मुझे कि लाइक इट इट हैज वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल्सो आई वाज वेरी मच इंक्लाइन टुवर्ड्स नेचर लाइक बचपन से गार्डनिंग करता था हाँ तो ये सब कुछ और ये सब और काफी ये भी ऑल इंडिया सर्विसेज के पर्क्स हैं कि एक रीजन के हेड है आपको फ्रीडम है डिसीजंस लेने के चेंज लाने के तो इसी चीजें अट्रैक्ट किया ओके सो हमारी जर्नी लंबी है राइट वी हैव सीन द फेलियर्स आल्सो वी हैव सीन द सक्सेस फ्यू सक्सेस आल्सो और अभी एक हम रैंक लेके सो हाउ हाउ मेनी इयर्स वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एंड हाउ इट वेंट फॉर यू लाइक कहाँ एंड से दिस वाज शुरू माय फोर्थ प्रीलिम सेकंड मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू एंड फर्स्ट प्रीलिम्स मेरा मैम 2022 में था जो मैंने मास्टर्स के साथ में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दिया था ओके एंड 2022 एंड 2023 एंड जैसे मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने प्रीलिम्स पे बहुत काम किया फिर आई वाज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स एंड 2023 एंड 2023 एंड 23 एंड 24 में मैंने मेंस भी अपेयर किया था ठीक है 24 25 यस मैम 24 25 हमारा मेंस रहा है ठीक है और with this journey where like we have seen the failure right what turning point it brought right okay, from where we change something in our preparation जहां हमने कुछ चीजें चेंज की जहां से हमारी अप्रोच चेंज हुई and then we started seeing some kind of a result तो वो कैसे हुआ? मैम टर्निंग पॉइंट था मैम सबसे बड़ा कि ऑप्शनल को लेकर के लाइक आई हैड डन ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग देन मास्टर्स भी हम्म मैंने किया कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में तो काफी एक हम्म स्पेशलाइजेशन हो गया काफी टाइम दिया मैंने उसमें एंड हम्म उसके बाद ऑप्शनल में वो वर्कआउट नहीं कर रहा था लाइक टाइम देने के बावजूद में भी मार्क्स नहीं आ रहे थे या फिर हम्म माय अदर सब्जेक्ट्स वाज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज लाइक उसमें मार्क्स कम हो जा रहे थे एंड जितना टाइम लग रहा था उतना आ नहीं रहे थे तो मैं ये स्विच ओके करने का डिसीजन बहुत बड़ा था इतना टाइम देने के करेक्ट बाद में भी ये स्विच करना पड़ रहा है हम्म so in forest services, I switched to agriculture engineering from civil राइट engineering.
ओके। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन, लाइक उसके बाद काफी चीजें क्लियर हो गई। और यूपीएससी में आपका ऑप्शन क्या रहा है, सीएससी के प्रिपरेशन के लिए? पहले मैम सिविल इंजीनियरिंग था उसमें। हाँ। तो सीएससी में सिविल इंजीनियरिंग था, तो उसी टाइम पे मेरा फॉरेस्ट का भी मेंस था। तो सीएससी में हम्म। मेरा मेंस जो परफॉर्मेंस था नहीं हुआ था उसमें, तो उसके बाद फिर फॉरेस्ट में मैंने सोचा कि 2-3 महीने में और ट्राई करते हैं, एक अच्छा। सिविल इंजीनियरिंग को थोड़ा और टाइम देते हैं। टाइम देने के बाद ही फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, चेंज कर लेना चाहिए। हम्म, तो फिर चेंज किया था मैंने फर्स्ट मेंस के बाद। ठीक है। हम आगे strategy as we move we will discuss on strategy and everything, but before that, how has been your family support, friend support? How has been this upbringing? Like, do you find like there was always a support system with you? And कैसा रहा है साथ? Ma'am, none of my family members except my father was aware that I was preparing for these exams. Like मैंने सबको बोल रखा था कि I am currently doing PhD from IIT दिल्ली, बिकॉज ओ, मास्टर्स वहीं से था, तो सब मान भी गए थे कि हाँ वो दिल्ली में रहता है तो वहीं चल रहा है। ठीक सो है। सो आफ्टर द रिजल्ट्स लाइक मेनी वर शॉक्ड, मेनी वर लाइक कि मतलब मेरा एकेडमिकली मेरा अच्छा रहता था परफॉर्मेंस 10th 12th में से, और कॉलेज में भी बीट्स भी अच्छा था। तो सबको लगता था कि बहुत पढ़ने में सही है, बट सिंस लास्ट डेकेड देयर वाज नो न्यूज अबाउट मी, लाइक क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, बट सडनली रिजल्ट्स केम एंड लाइक एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। So like so, there was direct and indirect support of family at all these stages. Oh, but I understand that your father has been the support system all the time, Yes, right? all the family members like father, mother, sisters, Mhm. everyone like they Oh, have their own role to play. okay. So, did you prepare with any coaching or anything else? How did you start your preparation? And क्या था, मतलब आपने कैसे शुरू किया था? Ma'am, initially since I come from a technical background and all these things are largely humanities based, so हम्म। starting में कुछ guidance के लिए मैंने और something about because of FOMO चक्कर में मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। हम्म। बट लास्ट में पता चला कि कोचिंग में भी सब कुछ अच्छा नहीं था, कुछ सब्जेक्ट अच्छे होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ऐसे सब कुछ बैलेंस करना होता है। राइट। तो लेकिन एक राइट। डायरेक्शन डायरेक्शन मिलता है, वो प्लस पॉइंट था। तो मैंने स्टार्टिंग वैसे किया था कोचिंग के नोट से, पहला अटेम्प्ट तो वही था, सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ के दिया था तो उतना नहीं था, लेकिन बाद में रियलाइज किया कि कोचिंग तो है सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, बाकी हम्म। मेन सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा पार्ट है वो, मतलब कभी स्किप नहीं हो पाएगा, वो करना ही पड़ेगा सेल्फ स्टडी। So from that self-study part, I want to understand how you approached for pre, mains, and the interview stages. How you did the complete approach towards it. आपका क्या रहा है, आप कैसे अपने आप को एनालिसिस करते थे, वर्क कैसे करते थे, हाउ यू यूज्ड टू वर्क ऑन इट? मैम माय प्रिपरेशन वाज इंटीग्रेटेड, लाइक प्रीलिम्स मेंस को साथ में लेके चलना, स्पेशली दिसंबर तक। लाइक अगर प्रीलिम्स अगर मई में है तो दिसंबर तक तो इंटीग्रेटेड चल रहा है सब कुछ। हम्म। एंड साथ में उसमें आंसर राइटिंग हो रहा है, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस हो रहा है, पीवाईक्यूज हो रहा है, सब कुछ इंटीग्रेटेड चल रहा है। ठीक और है। टारगेट ये रहता था कि दिसंबर के एंड तक ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, एंड जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स है वो सब कंप्लीट हो जाए। और लार्जली ओके। मतलब सितंबर टू दिसंबर लार्जली मेन से ओरिएंटेड रहता था, ताकि सब कुछ एक राउंड कंप्लीट हो जाए, आंसर राइटिंग हो जाए अच्छे से। एंड सिंस हम्म। से पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स का इशू रहा था मेरे में, तो जनवरी से मैंने प्रीलिम्स को बहुत टाइम दिया था, जनवरी टिल मई। तो 24 का अटेम्प्ट में उसमें मैंने काफी टाइम दिया, काफी ज्यादा। तो उसमें मैंने अबाउट 10,000 एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। इसमें अबाउट 25 ईयर्स के पीवाईक्यूज भी थे, सीडीएस के सीएपीएफ के लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस, एंड टेस्ट हम्म। सीरीज से अबाउट 90 टेस्ट हैं, 50-50 क्वेश्चंस के। तो काफी सारे मतलब क्वेश्चंस हैं, उनको फिर मिस्टेक्स को एनालाइज करना, किस तरह के मिस्टेक्स हो रहे हैं, और काफी राइट। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। तो इससे क्या हो गया कि एक वो थॉट प्रोसेस होता है एमसीक्यू वाला, जो ऑब्जेक्टिव माइंडसेट वाला, कि सामने आंसर रहते हैं बट क्या ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देख के आइडिया लगने लगा था इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में। तो मतलब कुछ भी क्वेश्चन आएगा कि मैच द फॉलोइंग में, लगता था कि आपस में स्वैप किया हुआ है, कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पे कुछ खेला गया है। तो वो आइडिया लग जाएगी इतने प्रैक्टिस करने के बाद में। एंड अबाउट रफली 8 to 10 आवर्स का टारगेट रहता था डेली का पढ़ाई का, कि एक दिन पहले शेड्यूल बनाना कि अगले दिन क्या करना है, वीकली शेड्यूल या फिर मंथली शेड्यूल, और फिर उसको ब्रेक करना है फिर डेली शेड्यूल में। एंड टारगेट लिख के मैं एक नोटबुक बना रखा था मैंने, जिसमें कि उसमें लिखता था कि आज क्या करना है, बगल में कितने आवर्स, उसमें प्रॉपर टाइमर लेके नोट डाउन करना कि किस घंटे से किस घंटे पढ़ा, कितने मिनट का ब्रेक रहा,
पूरा मैं टाइमर लगा के करता था, ताकि ऐसा लगता है कि सुबह लाइब्रेरी गए और शाम तक बैठे हुए 15 घंटे, लेकिन एक्चुअली में पढ़ाई 10 घंटे से ज्यादा नहीं होती है। नहीं होती। तो बिल्कुल वो ट्रैक ट्रैक करता था और नंबर ऑफ आवर्स लिखता था एक जगह पे। तो डायरी वो 2 साल की हो गई, तो काफी मोटी। तो ऐसे करता था। हम और दो मतलब चार उससे पेजेस, डू शेयर विद अस सम पेजेस ओके टू श्योर मैम। गिव द आइडिया, राइट, कि लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन आएगी। आई हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम्स पीपल डोंट नो हाउ टू ट्रैक आल्सो, हाउ टू वर्क ऑन इट आल्सो, राइट? दे आर स्टार्टिंग बट दे आर ऑलवेज स्टक कि व्हाट टू डू, राइट? ठीक है। अब हम है ना थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट वी विल गो फॉर प्रीलिम्स, देन मेंस, स्पेसिफिकली फॉर द फॉरेस्ट मेंस, हाउ यू वर्कड ऑन इट, and we will talk little bit about UPSC mains also, like how you worked on it, and आपके sources क्या रहे हैं थोड़ा सा वो भी बताना, है ना? Whatever you can suggest to the students, and with the interview also we will go stages wise. So we start with the prelims. How you approached, ऐसा आपने बताया कि आपने जनवरी से शुरू किया, right? You usually used to start 10,000 MCQs आपने किए। what used to be your particular sources that you kept, मतलब जो कांस्टेंट रहे, कुछ चेंजेस हुए तो वो कौन से हुए, राइट? मैम सबसे पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। लाइक प्रीलिम्स में सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैटिक, तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक खास करके पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट के स्टैटिक पार्ट, ये सब तो करेक्ट। बिल्कुल स्ट्रांग, मतलब से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सिंपल क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हम वहां पे आउट होते हैं। टफ क्वेश्चन तो बहुत लोगों से नहीं होगा, लेकिन सिंपल गलत करेक्ट। नहीं होना चाहिए। तो उसके करेक्ट। लिए स्टैटिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग। एंड करंट अफेयर्स के लिए मेरा था कि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागना है। मैंने बहुत लोगों को लाइब्रेरी में देखा है कि बस पूरे साल करंट करते रहते हैं। तो करंट के पीछे नहीं, करंट में मेरा था कि सिर्फ एक आतिश मासू सर का एक बुकलेट आती है 100-200 पेज का, एक वो था। और बाकी क्वार्टरली मैगजीन्स आते हैं कोचिंग के, सिर्फ दो। बाकी मॉक्स में कुछ कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। राइट। तो करंट का मैंने मिनिमल सोर्स रखा था, लेकिन काफी होलिस्टिक था। हम्म। और लार्जली स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड बुक्स है मार्केट में, लक्ष्मीकांत हो हम्म। गए या फिर रमेश सिंह हो गए, जो एनसीईआरटी स्टैंडर्ड हम्म। सोर्सेज, तो ओके। बस वही मल्टीपल रिविजन्स, हम्म। 7 डेज, 28 डेज ऐसे करके। तो ये था ठीक। प्रीलिम्स के लिए। एंड प्रीलिम्स, ऐसा प्रीलिम्स में मैम सबसे ज्यादा ये था कि मिस्टेक्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि करेक्ट। सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करते रहने पर नहीं होगा, क्योंकि मिस्टेक्स किस तरह के मिस्टेक्स हो रहे हैं, कि हम्म। क्या नॉलेज गैप है, या फिर कुछ नॉलेज गैप है तो मतलब रिसोर्स हमारा वो सफिशिएंट नहीं है, कुछ चेंज करना करेक्ट। पड़ेगा। या फिर करेक्ट। अगर रिकॉल में इशू हो रहा है तो फिर रिवीजन का प्रॉब्लम है। रिविजन। तो ऐसी हम्म। चीजें वो आइडेंटिफाई करना मिस्टेक, तो उसके लिए मैं एक्सेल शीट बना करके मैं क्या करता था, जितने मॉक्स दिया मैंने, खास करके जो फुल एंड टेस्ट है, एक्सेल शीट में कि किस टाइप के क्वेश्चंस मिस्टेक हो रहे हैं। लाइक आउट ऑफ 100 हम्म। क्वेश्चंस, अगर 30 क्वेश्चंस मिस्टेक रॉन्ग हुए मेरे, 30 क्वेश्चंस हम्म। में किस तरह, लाइक 50-50 क्वेश्चंस हैं, 50-50 में फाइनली आंसर्स कुछ के गलत होते हैं। अब तो वो गलत क्यों हो रहे हैं, करेक्ट। कितने नेट पॉजिटिव है कितना? या नहीं है, हम्म। या फिर कुछ हम्म। अगर ब्लंडर्स होते हैं कि सिली मिस्टेक्स की आते हुए गलत कर दिया, तो वो हम्म। ट्रैक करना। तो हम्म। ग्राफ बना करके अलग अलग तरीके से वो करते रहता था मैं। ये प्रीलिम्स का मैम। बाकी मैम मेंस का था कि सीसेट का, हम्म। सीसेट में भी उसमें ये था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो उसमें सब कुछ अटेम्प्ट, मतलब अटेम्प्ट तो किया जा सकता है, बट उस टाइम फ्रेम में करना है अटेम्प्ट। तो माई राइट। स्ट्रेटेजी वाज टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट, लाइक जो बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन, कि मेरा था कि 50 मिनिमम क्वेश्चंस करने हैं तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, मिनिमम 80 मार्क्स आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस से हुआ। तो उसमें मैं आई यूज्ड टू पिक द क्वेश्चंस व्हिच आई कैन सॉल्व विथ हायर एक्यूरेसी। राइट। तो फॉर राइट। एग्जांपल लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरे लिए पहले कॉम्प्रिहेंशन में टाइम कम लगता था। तो मेरा टारगेट होता था कि हाफ एन आवर में सारे कॉम्प्रिहेंशन कर देना, करीब 25-30 जो भी हैं। तो हम्म। वो हो जाते थे, फटाफट फटाफट हो जाते थे। उसके बाद हम्म। फिर जो क्वेश्चंस हैं जो कि इजियर है रिलेटिवली, सो उनको पहले हम्म। पिक करके चेरी पिक करना है। मतलब हम्म। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस हो सकते हैं बट टाइम लगेगा, तो फिर छोड़ना है, आगे बढ़ना है। तो करेक्ट। जो सिंपल से डायरेक्शंस वाले हैं, वेन डायग्राम है, तो ऐसी चीजें करेक्ट। उनको फटाफट फटाफट, मतलब पहले मिनिमम मेरा 50 हो जाए टच, राइट। उसके बाद करेंगे बाकी। तो हाँ। सीसेट का ये स्ट्रेटेजी थी। दिस इज व्हाट आई टेल एवरीवन टू डू विद द सीसैट। मतलब जब मैं लास्ट 3 ईयर से एक ही चीज बोलती हूँ, आपका टारगेट 50 क्वेश्चंस का होना चाहिए। If you cannot do more than that also, it is okay, because we don't have to go for some marks there, right? Pass is important, but that could be in a safe zone where you are not in a place where you are panicking कि भाई border line पे है ये है। 50 क्वेश्चंस, उसमें से आप जितना जल्दी हो सके 25 को पहले सेट कर लो। इफ यू आर गुड विथ कंप्रहेंशन, डू दैट,
एंड डू द कंप्रहेंशन इन द इनिशियल स्टेज कर लो तो वो हेल्प करता है, तो दैट्स वेरी राइट, गुड, मतलब मैम गुड इसमें स्ट्रैटेजी। सीसेट में एक इशू था। 23 वाले अटेम्प्ट में मैं पैनिक कर गया था पेपर में, क्योंकि मुझे लगा हम्म था GS1 मेरा बहुत अच्छा नहीं गया है। तो हम्म उसके कारण हम्म से सीसेट में मेरा, मुझे लगा था कि अब तो नहीं होने वाला है, GS1 में खराब हो गया है। तो हम्म उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन में कम अटेम्प्ट कर पाया, या फिर कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम्म बहुत सारे क्वेश्चन थे, हम्म उसमें काफी ज्यादा हम्म टाइम दे दिया था। ओवरऑल हम्म नंबर ऑफ हम्म क्वेश्चन कम थे, तो लास्ट में 65 मार्क्स रह गया, जबकि GS1 हम्म। में 89 मार्क्स थे, कट ऑफ से 11 मार्क्स ऊपर। बट नहीं हो पाया था उसमें। तो एक अच्छा। वो शौक लगा था पूरे साल, और पूरे साल पता नहीं चल पाया कि GS1 खराब गया, GS2 खराब गया। ये होता तो है, मतलब आई फील दैट इट्स गुड दैट दे आर गिविंग आंसर कीज आफ्टर द एग्जाम, विच इज वेरी नेसेसरी बिकॉज वी कीप ऑन थिंकिंग के व्हाट वेंट रॉन्ग, यही चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। दिस ईयर ऑल्सो हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन कंफ्यूज्ड विद सीसैट, बट उनका जीएस प्रॉब्लम रहा, जीएस के साथ कंफ्यूज थे तो सीसैट प्रॉब्लम रहा, तो दिस हैपेंस। बट 23, यस, वो पैनिक में ही गया है वो पेपर। हाँ मैम, नाउ कमिंग पैनिक टू में मेन। तो उस समय लेसन यही था कि जो पेपर 1 का जो इम्पैक्ट है पेपर 2 पे नहीं करना है, किसी भी पेपर, मेंस हो या किसी भी पेपर में। अगर यस। पेपर 1 मेंस में होता है कि कोई पेपर बहुत खराब गया, क्वेश्चंस आउट ऑफ बॉक्स आ गए, या फिर हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कि एक कोई पेपर का दूसरे पेपर में नहीं होना चाहिए इम्पैक्ट, एंड एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। करेक्ट अगर करेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी टफ है तो नेक्स्ट स्विच करना है, वैसे यही करेक्ट। लर्निंग रहा था इससे में। This is very important to understand. That's why I tell everyone कि once you are given with the GS1 paper, उसको भूल जाओ for the 2 hours, take a break or revise CSAT and go for the CSAT with the complete new mindset. Do not take that burden with you. वो burden लेके नहीं जाना है, baggage लेके जाएंगे तो panic होना is obvious and we can do more mistakes then. That's yes. Okay. So स्पेशली मैम, अगर इसमें स्पेशली मैम जो पास्ट में जिनका बहुत फेलियर्स होता है, मैंने बहुत लोगों से बात करेक्ट भी किया, तो उनको डर रहता है कि इस बार अटेम्प्ट करने जाएंगे तो इस बार भी कुछ मिस्टेक हो जाएगा। तो वही है कि पास्ट का सब कुछ भूल करके जो करंट में है, वही करना है। करेक्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, वी स्टार्ट विद द मेंस प्रिपरेशन, राइट? तो फर्स्ट वी विल गो विद द फॉरेस्ट सर्विस। आपने व्हाट ऑप्शनल यू चूज, व्हाट अप्रोच यू डिड यू हैड समवन टू इवैल्यूएट योर आंसर्स और सम कोचिंग हैज हेल्प यू, एनीथिंग, whatever worked for you, what sources worked for you, please let us know. मैम इन फॉरेस्ट सर्विसेज देयर आर टू कंपलसरी सब्जेक्ट्स, वन इज इंग्लिश एंड अदर वन इज जीके। जीके में हम्म सब सिविल सर्विस के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हम्म ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, यही सब। हम्म एंड हम्म मैम इसमें वन बाय वन करता हूँ। तो अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में प्रेसी, ग्रामर, ऐसे, लेटर्स होते हैं। तो इनके में करेक्ट। फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक हम्म लेटर्स में और प्रेसी में, इसमें फॉर्मेट है क्या, तो फॉर्मेट हम्म एनसीईआरटी या सीबीएसई के फॉर्मेट्स को बिल्कुल वो मगअप करना है। एंड मिनिमम, ओके। मेरा 2 एक्सपीरियंस रहा 2 मेंस का, तो मिनिमम कम से कम 1 से 2 लिखना ही चाहिए, बिना लिखे नहीं जाना चाहिए सेंटर पे। बहुत 5 नंबर राइट। का फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। एक करेक्ट वो। करेक्ट। एंड मैम रिगार्डिंग ग्रामर मैम, देर आर मेनी लॉट्स ऑफ ग्रामर रूल्स, लाइक मिस्टेक फाइंड आउट करने में हम डे टू डे में हमें लगा हम्म कि नॉर्मल है, लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसमें। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज अवेलेबल हैं जो जिससे हम ये लोग हम्म। सीख सकते हैं। ओके। एंड ऑल्सो मैम, जो रिगार्डिंग द टेस्ट, लाइक आई टू चेक माई आंसर्स, ऐसे और लेटर और एनीथिंग फ्रॉम जेमिनाई और चैट जीपीटी, तो उससे ओके। काफी कम टाइम में अच्छा हो जाता था फीडबैक। ठीक है। And then चलिए। regarding general knowledge, जीके पेपर, so my strategy was like, इसमें सीएससी अलग होता है। सीएससी में होता है 20 क्वेश्चंस और 3 आवर्स में। इसमें होता है 24 क्वेश्चंस 3 आवर्स में, एंड ओके। 10 मार्क्स 50 मार्क्स कैसे। इस बार क्या हम्म हुआ था, नॉर्मली क्या होता है कि सब में 2 2 पेज होता है, या तो 15 मार्क्स भी सेम 2 पेज, और 10 मार्क्स भी 2 पेज। बट इस बार क्या था कि 3 3 पेज थे। ओ तो टोटल मिलाकर के 60 पेजेस थे। तो हम्म नॉर्मली इससे बहुत ज्यादा पेजेस थे। तो इसमें मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ सब्सटेंशिएशन वेर एवर पॉसिबल, एंड ऑल्सो राइट। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड ड्रॉ हम्म डायग्राम्स वेन एवर पॉसिबल, जहां भी हम्म स्कोप है कुछ भी बनाने का। एंड ऑल्सो हम्म टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू मेनी सब हेडिंग्स, लाइक द हम्म एग्जामिनर शुड बी एबल टू फाइंड आउट द सब हेडिंग वेरी क्लियरली। उसके अंडर में राइट। कम से कम 3 4 पॉइंट ऐसे करके, तो एक ही था मैम। ऑप्शनल में मैम रिगार्डिंग आई हैड ऑप्शनल्स फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सो ओके। फॉरेस्ट्री के लिए हॉर्नबिल क्लासेस के क्लासेस, एंड विद्यांशु सर के आईएफएस हैं जो अभी आईएएस हो चुके हैं, तो उनके हम्म नोट्स।
तो Okay. उनका नोट्स मेरा बेसिक था, एंड बाद में उनको बार बार मल्टीपल रिविजन्स, एंड देन हम्म स्ट्रेटेजी दोनों में यही था कि बहुत डायग्राम, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत डायग्राम के स्कोप्स होते हैं। मेरा स्टडी था हम्म कि छोटे छोटे माइक्रो डायग्राम्स बनते थे, वो भी बड़े डायग्राम्स वो हम्म पॉसिबल है ही, अगर माइक्रो डायग्राम्स हम्म कहीं भी बन सकते हैं। लाइक कोल्ड हम्म डेजर्ट शो करना है मैप में, तो छोटा सा करेक्ट नॉर्थ बना के दिखा दिया। तो हम्म ये था यार मैं प्रैक्टिस। बाकी लाइक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सिमिलर था ऐसी स्ट्रेटेजी। और फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर में ये था कि मेरा ट्राई था कि जल्द से जल्द फर्स्ट राउंड मेरा कंप्लीट हो जाए। लाइक फॉरेस्ट्री हम्म को मैंने करीब करीब 14 डेज में कंप्लीट किया था एक बार, और हम्म एग्रीकल्चर हम्म इंजीनियरिंग को भी 3 वीक्स में कंप्लीट किया था एक राउंड, क्योंकि टाइम कम होता है, तो वो करना पड़ता है। और स्कोरिंग के लिए एंड मैम ओवरऑल यही था मैम, जी के पूरे मेंस का ओवरऑल ये था कि लाइक जो भी वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, रिपीटेड थीम्स हैं, उनमें क्वेश्चंस आ गए तो बिल्कुल अच्छा आंसर होना चाहिए, अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास। तो उसको राइट तो बहुत अच्छे चाहिए इन जनरल मेंस के लिए, एंड डायग्राम हम्म बनाने का, वैल्यूएशन फैक्ट्स ये सब का, एंड बाकी लास्ट के लिए कुछ कुछ फॉर्मूलाज का या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स बनाने के लिए। एंड फॉरेस्ट्री में खास करके ट्री स्पीशीज के नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। राइट यही मेंस का था। and with sources for agriculture what you pursued. एंड टॉपर्स क्लास नोट्स लाइक बाय वेदांशु सरवण, अच्छा उसको मैंने परस्यू किया था। and with the UPSC mains also, like when you enrolled with us, we were writing GS papers, right? GS answers. तो वहाँ जर्नी कैसी रही है, और भी वो कहाँ हेल्प करी आपको इसमें भी फॉरेस्ट के आंसर राइट समथिंग इफ इट हेल्प. मैम काफी मेरे पहले ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हुआ करते थे, लाइक डायरेक्ट देख के लगता था कि इट्स बॉम्बार्डमेंट ऑफ कीवर्ड्स, मतलब सेंटेंस से पूरा कंप्लीट नहीं। तो बाद में आई लर्न द आर्ट ऑफ प्रॉपर फ्रेमिंग पॉइंट्स, एंड उसको कैसे सब्सटेंशिएट करना है। प्रेजेंटेशन पार्ट पे काफी ज्यादा, क्योंकि कंटेंट तो रहता है, बट कंटेंट को कैसे उसको प्रेजेंट करना है, सेम कंटेंट को कैसे लिखना है, वो काफी ज्यादा सीखने को था, जो कि अप्लाई किया वहाँ पे। एंड बाकी प्रैक्टिस का भी रोल रहा कि उसकी स्पीड इंप्रूवमेंट रही। तो ओवरऑल ये सब रहा। Yes. I want to mention here, mostly with answer writing, many times people write very technical answers, right? And with the UPSC, CSC specific, technical answer writing becomes a little uh, hurdle for the preparation, जहाँ आपको वर्क करना बहुत जरूरी होता है. तो वंस यू फाइंड दिस थिंग, आपको उसके ऊपर पहले वर्क करना चाहिए. पहले हम अपनी वो टेक्निकल राइटिंग को सुधार लें. And with Pritesh, I can say that we worked, मतलब from first to last copy we had worked it. तो हम बहुत आगे आ चुके हैं उससे. ठीक है. Now coming to interview approach. What was your approach? How you proceed with it? And did you had some guidance towards this? And if you want to be specific with that. मैम दिस वाज फर्स्ट इंटरव्यू, लाइक मेरे पास प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस था, मेंस का भी एक्सपीरियंस था। ओवरऑल Mm, आई हैव रिटन अबाउट मोर देन 10 मेंस, एंड mm, प्रीलिम्स भी तो काफी हो गए, तो उनका बहुत एक्सपीरियंस था, बट इंटरव्यू पहला था ये। तो सो आई mm, हैड नो एक्सपीरियंस, सो माय स्ट्रेटजी वाज टू गिव एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। लाइक जितने मॉक्स आते थे, कोचिंग का नाम सुना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मैं मॉक्स दे देता मैंने। तो अच्छा. अबाउट 12 मॉक्स दिए थे, इंक्लूडिंग ऑनलाइन ऑफलाइन पैनल मॉक, इंडिविजुअल मॉक्स। तो आई Mm, रिमेम्बर लाइक पहला मॉक्स आपने लिया था, तो हाँ. एक वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। तो Right. उससे तो मॉक से ये हुआ कि कॉन्फिडेंस ज्यादा इंप्रूव हुआ, क्योंकि जो पैनिक होता है या फिर जो भी नर्वसनेस होती है वो हाँ. काफी ज्यादा डाइल्यूट होगी। वी वांटेड टू और डू मुझे दैट लगा ओनली. हमारा मेजर जो हमारा फोकस था ये कि हम जो फर्स्ट जो एक होता है, एक जो हेजिटेशन होती है, जो एक शाइनेस होती है, उसको हम थोड़ा सा निकाल दें. व्हेन वी गो फॉर एक्चुअल मॉक, देन वी आर समवेयर रेडी फॉर इट, जब हम प्रैक्टिस के लिए जाएंगे. तो यस. हाँ. तो मैम यही था कि मेरा बहुत मॉक्स देने का, ताकि नर्वसनेस जाए, और एक्चुअल मुझे वही लगा कि मुझे वही काम किया, क्योंकि हम्म आई हैव स्कोर्ड 205 इन एक्चुअल एग्जाम। सो आई थिंक इट हम्म इज वन ऑफ द गुड मार्क्स। तो वही हम्म मुझे लगता काम किया कि मैं वहाँ पर नर्वस मतलब बहुत कम था, मतलब नर्वसनेस सब होते हम्म हैं, लेकिन काफी ज्यादा मैंने काम डाउन किया। बीच में कुछ करेक्ट. क्वेश्चंस का आंसर नहीं नहीं बताने पर भी नॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा पैनिक नहीं, और चेहरे हाँ पे जी. हमेशा एक स्माइल रहना, एक नेचुरल स्माइल रहना, मतलब आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, एक नेचुरल हाँ. रहना चाहिए। और पूरा अगर इंटरव्यू अगर कन्वर्सेशन के फॉर्म में है तो मतलब अच्छा जा हम्म रहा है। हम्म तो उनका मतलब कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्टिंग कुछ कीवर्ड डालना पड़ेगा, हमारे डैफ में कीवर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी हमें कुछ अपने आंसर्स में ऐसे वी हैव टू ड्रॉप सम कीवर्ड
लाइक जिसे हम्म। उनका इंटरेस्ट है। तो करेक्ट। मतलब और इंटरेस्ट आए, फिर वो उसमें क्वेश्चन पूछे और हम प्रिपेयर्ड रहे तब वो हम अच्छा रहे। प्रिपेयर्ड रहे, यस, मतलब वी ऑल्सो शुड ट्रैप देम, राइट, कहीं ना कहीं हाँ मतलब हमारी हम ड्राइविंग आंसर। सीट पे, हम ड्राइविंग सीट पे रहे, हम पैसेंजर सीट पे ना रहे उस तरह से। ठीक है। वैसे। आप एक जो चीज, देर इज अ लॉन्ग जर्नी विद दिस प्रिपरेशन, एंड एज ऑफ आई नो वी हैव गिवन स्टेट मेंस आल्सो, राइट, वो भी है हमारी जर्नी में। I want to understand how you have dealt with all these challenges also, and keep yourself into the preparation all the time. Because what I have observed is you were always prepared to work hard. Always. मैम ये कर लेते हैं, मैम वो कर लेते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा. You were always ready to do it. But how you kept this thing keep going on, I want to understand that, and I hope it helps with others also to, like, कभी नहीं पता होता है किसी को कैसे करना है, right? They don't know how to channelize those things, right? So how they should be. And with addition to this, I understand you have been very practical with your plan B option also. Okay, I will attempt it. I am not going to be like कि एक ही चीज कर रहे हैं. I will, मतलब I have given UPSC CSE, but I will keep options also for myself, right? And you did that. So how you chose to do that also? मैम फर्स्ट पार्ट लाइक मैंने प्रिपरेशन में मास्टर के साथ भी किया है, जॉब के साथ भी किया था, एंड बाकी मल्टीपल एग्जाम्स में साइमल्टेनियसली, तो कुछ ना कुछ रहता था साथ में, मतलब बिजी रखने के लिए। तो अगर हमारे पास टाइम बहुत होता है तो टाइम वेस्टेज भी बहुत होता है। करेक्ट, तो वैसे करेक्ट. था कि अगर मास्टर्स में था कि जॉब में तो टाइम कम मिलता है, तो और अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द अवेलेबल टाइम, तो हम्म. उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है उसको। और हम्म. एंड आफ्टर जॉब मैम एक के एग्जाम के बाद मल्टीपल एग्जाम्स लाइन लगे रहते थे, लाइक हम्म. मल्टीपल मेंस अपियर किया मैंने उसके बाद में। लाइक एक अभी हम्म. दिया तो एक महीने बाद, 2 महीने बाद फिर अगला मेंस रहता था, तो सांस लेने का भी टाइम नहीं था पिछले लास्ट टू हाँ, टू थ्री इयर्स में। हम्म. कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ होते ही रहा था, मतलब हर 2 से 3 महीने में घर जाने का भी टाइम नहीं, सांस लेने का कुछ कुछ नहीं मतलब। तो इससे मतलब पता नहीं चला, होते गया तो एक के बाद एक टाइम निकलते गया। हाँ काफी फेलियर्स भी हैं, कुछ कई सारे मेंस के थे जो कि बिना प्रिपरेशन कर दिया, या फिर प्रीलिम्स भी। लेकिन होता है कि हम कई बार फॉर्म भर देते हैं, टेस्ट दे आते हैं, सोचते हैं कि दे देंगे होगा तो निकल जाएगा, हो जाता है, तो फिर अगर नहीं होता है तो वो हमें काफी अच्छा नहीं लगता है, भले ही हमने तैयारी ना किया उसका। तो एक वो सब भी होता है। तो मेन वही था कि मैम कि एग्जाम्स जो नेक्स्ट आने वाला है उस पर फोकस करके, क्योंकि बाद में अगर हम पैनिक करेंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे तो फिर हमारी लॉस है। राइट. ये अग्री, सोच के। अग्री. हाँ, और सेकंड विद द प्लान बी. यस मैम, प्लान बी मैम, लाइक मेरा अच्छे कॉलेज से बैचलर्स था, बट डिस्पाइट दैट मैंने उसमें गेट अपीयर किया था पहले स्टार्टिंग में, ईएसी में इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट का अपीयर कर रहा था, तो आई हैड सिक्योर्ड रैंक ऑल इंडिया 197 इन गेट इन 2021। सो उसके बेसिस पे उस टाइम कोविड टाइम चल रहा था, तो कोविड टाइम में बहुत सारे एग्जाम्स डिले हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो मैंने मास्टर्स कर लिया। तो वो एक अच्छा प्लान बी के ऑप्शन में हो गया। तो प्लान बी वही था कि मास्टर्स कर लिया, फिर आगे जाकर के पीएचडी में हो सकता है, या फिर अदर सेक्टर्स में स्टेट पीसीएस भी मेरा प्लान बी था। लाइक आई हैड अपडेट फॉर मेंस ऑफ नाबार्ड एंड आईबी, एंड ऐसे ये भी साथ में चला था। प्लान बी में और भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं जो कि मैंने 26 के लिए रखे हुए थे, कि अगर नहीं होता है तो सिर्फ प्लान बी फोकस करना है, ताकि पहले कुछ आ जाए हाथ में। तो उसमें रेगुलेटरी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स के बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लाइक राइट. पीएफआरडीए, आईआरडीआई, नाबार्ड, सेबी, ऐसे ऐसे आरबीआई ग्रेड भी अच्छा एग्जाम है। इनके बारे में प्लस पॉइंट ये है कि बहुत जल्दी साइकिल कंप्लीट होता है इनका, 6 महीने के अंदर में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो करेक्ट, कि बाकी करेक्ट, एग्जाम्स में नहीं होता है ऐसा, और करेक्ट. डुएबल होता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए। तो अगर किसी का नहीं होता है तो 1 साल का ब्रेक लेकर के इसको सीरियसली दे सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स को। Oh, and now this question, this is my personal understanding because we both come from a technical background, and I want to understand एक तो हमारे challenges क्या होते हैं, and how to convert those challenges into work process. Like I understood your prelims thing. आपने क्वेश्चंस लगाने का एक अपना चैलेंज को कवर किया कि मैं उससे अपने आप को सही करूंगा, राइट? दैट वन ऑफ दोस, like how other things you have worked on it, because there is a like challenges have been not talked about what the especially the technical backgrounds have been facing, right? तो वो वाले challenges को कैसे करते हैं, फेस कराया?
और कैसे आपने उसको मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस पर वर्क किया? मैम पहला मैम कि एक्सेप्ट करना कि कुछ फेल हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो वो एक्सेप्टेंस में बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसे है, तो Correct. एक्सेप्ट करना, उसके बाद फिर उस पर काम करना। लाइक उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करके, लाइक अगर मेंस में हम्म क्लियर नहीं हो रहा है तो मेंस में इशू हो सकता है कि हमारे आंसर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं टाइम पर, या फिर हम्म उसमें कंटेंट की कमी है, या फिर इंट्रोडक्शन में कुछ इशू है, कंक्लूजन कुछ इशू है, बॉडी में हमारा हम्म प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है। लाइक हम्म मेरे साथ क्या था कि वही कि पॉइंट्स बहुत छोटे होते थे, या राइट। फिर स्पीड का इशू होता था मेरे में, तो हैंड राइटिंग करेक्ट। इशू है कुछ है, तो बिल्कुल उसको हम्म ब्रेक डाउन करना है एकदम बिल्कुल। और ब्रेक डाउन करके करेक्ट। उस पर एक एक इंडिविजुअल पार्ट पे हम काम करेंगे तो पूरा होलिस्टिकली काफी इंप्रूवमेंट होगा वो। तो अगर हर एस्पेक्ट पे काम करेंगे तो ऐसे होगा। तो मतलब वही है कि चैलेंजेस के लिए कि वही एक्सेप्ट करना, फिर ब्रेक डाउन करना, उस पे काम करना, यही था। Now the last, when person should go for guidance, mentorship, guidance, इसका अभी भी थोड़ा सा meaning we have been not very clear with this. But when you approached me, you were very clear what you wanted, right? Where we want to work on. So how that thing come around, हमको कब वो choose कर लेना चाहिए, कब समझ लेना चाहिए कि भाई अब there is a necessity. मैम जैसे चैलेंज की मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, कि प्रॉब्लम में लगता है कि कुछ उस टाइम पे ये भी प्रॉब्लम है कि गाइडेंस नहीं है, प्रॉब्लम गाइडेंस का इशू है। तो अब गाइडेंस के लिए भी कुछ सीनियर हो सकते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है कॉलेज के एलुमनाई के, तो वो हेल्प कर Correct. सकते हैं। या फिर मेंटर्स, मेंटर्स में भी क्या है कि अब मार्केट बहुत मिस गाइडेंस है, मतलब मेंटर्स, मेंटरशिप पर्सनल होते हैं लेकिन वो कुछ टाइम नहीं देते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है, बस नाम के होते हैं। क्योंकि हर कोचिंग आजकल इतना ये बजवर्ड बना हुआ है कि हर कोचिंग ने मेंटरशिप स्टार्ट की हुई है, तो ऐसे। तो बट उसमें यही था कि जैसे कि आपके साथ मैंने ज्वाइन किया था, बट वो वीकली चेक्स होता है कि कॉल करके पूछना है, मैसेज करके पूछना है कि ट्रैक पे है या नहीं है। तो एक Right. वो काफी प्लस पॉइंट होता है। तो मेंटरशिप का यही रोल रहा था काफी अच्छा, कि ट्रैक को मेंटेन करने के लिए काफी अच्छा। एंड बाकी अगर वही है कि गाइडेंस काफी अच्छी रहती है मेंटरशिप से, अब यही था। हाँ, ठीक है। अब फाइनली जो लोग प्री देने वाले हैं 24th को, उनके लिए डू यू हैव समथिंग लाइक हाउ, मतलब ऑब्वियसली नाउ देयर इज नो टाइम टू हैव अ स्ट्रेटजी और समथिंग, बट व्हाट दे कैन डू, व्हाट द माइंडसेट दे कैन हैव टू डू बेटर विद द, मतलब आपकी तरफ से क्या मैसेज है तो 24 26 का प्रीलिम्स दे, 24th में? जो अपकमिंग प्रीलिम्स है या फिर जो भी प्रीलिम्स है, तो लास्ट के जो कुछ फ्यू डेज में सबसे बड़ा कि मैम वही काम करें जिससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस डाउन हो। अगर हमें करेक्ट। हमें लगता है कि हमें ज्यादा रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस आएगा तो करना चाहिए। अगर हम्म लगता है कि टेस्ट देना है तो करना, जो भी करो लेकिन कॉन्फिडेंस आए। अगर नहीं हम्म तो ऐसे होगा कि हम लग रहा है कि मतलब हम बहुत कुछ पढ़ नहीं रहे हैं और आराम कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो हम्म कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाहिए, और लास्ट में एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। पैनिक से मेरा भी अटेम्प्ट खराब हुआ है, तो पैनिक तो बिल्कुल नहीं, और ट्रस्ट करना है कि जो भी हम पूरे साल पढ़ाई किया है, करेक्ट। कंटेंट हमारे पास इनफ है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, पैनिक नहीं करेंगे, तो 5-10 मार्क्स तो वहाँ पे मिनिमम इंक्रीज होंगे वहाँ पे। और ठीक। ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आंसर सामने होते हैं हमारे, बहुत सारे राइट। क्वेश्चंस अननोन होते हैं, तो क्वेश्चंस को हमें ब्रेक डाउन करके, एक एक वर्ड को ब्रेक डाउन करके कुछ सोचना है, टाइम निकाल के उसी में कैसे करना है। लाइक कई बार होता है कि चीजें अनप्लान होती हैं, कई बार क्वेश्चन हमें प्रिपेयर होना है कि देयर कुड बी सम क्वेश्चंस व्हिच आर कंप्लीटली अननोन, बट फिर राइट। भी आंसर वहां पे है छिपा हुआ। तो क्वेश्चन मतलब काम बिल्कुल, जब हम काम माइंड रहेंगे तभी काम होगा। तो उसके बाद फिर ब्रेक डाउन करके ऐसे काम करना है। और बाकी ऐसे ही मैम, सिंपल में, तो पैनिक नहीं करना है सबसे ज्यादा। और एक ये भी नाइस। होता है कि समटाइम्स द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस कुड बी वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट, लाइक हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो उसमें क्वेश्चन को फ्लिप करना है, अगले पेज पे जाना है, या फिर कुछ भी अगले सब्जेक्ट पे जाना है, जहां से भी, मतलब एग्जाम के टाइम पर भी हमें रियल टाइम में बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। और अगर हमें लगता है कि बहुत, अब एक टाइम होता है कि माइंड हमारा जोन आउट हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक बार फिल करना शुरू कर देना चाहिए वहाँ पे कुछ भी, ताकि माइंड को एक अच्छा। ब्रेक मिलेगा, और दोबारा हाँ। से फिर आकर कैसे। तो राइट। वही है कि 2 घंटे को दैट्स कैसे करना है, एक क्वेश्चन के इम्पैक्ट दूसरे क्वेश्चन पर नहीं आने चाहिए, एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट नहीं आने चाहिए, बस क्योंकि हमारा ही लॉस है, सारे क्वेश्चन एक ही मार्क्स के हैं। तो करेक्ट। प्रीलिम्स के लिए तो यही है बड़ा। That's a good suggestion actually, because many times I give like suggestion of box breathing or something, but this is very practical, very practical. Okay, so I hope we have covered everything, right? इससे benefit हो students को, they get some good viewpoints from here, and from but I have uh,
being practical with preparation is very important, which I have seen in your strategy all the time. वो एक constant रहा है. So I would suggest everyone to take that practicality from this. सो मैम मैसेज में यही कि एग्जाम को पहले स्टार्ट करने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने पहले से वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एग्जाम। लाइक प्रीलिम्स में अलग डिमांड है, मेंस में अलग है, इंटरव्यू में अलग डिमांड है। तो पहले डिमांड को पहले अंडरस्टैंड करना है, एंड हमारे स्ट्रेंथ के हिसाब से कि हमारा क्या, जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्निकल में यह है कि ह्यूमैनिटीज में इशू हो सकता है, तो उस Correct. पे पहले इश्यूज को फाइंड आउट करके फिर अगर गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस लेके, कोचिंग चाहिए तो कोचिंग का, यूट्यूब पे बहुत ही रिसोर्सेज अवेलेबल है। कई बार हम्म पढ़ने का मन नहीं करता है तो मैराथन देख लिए, अब यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मैराथन आ गए हैं। तो कुछ ना हम्म। कुछ करते रहना है, और पहले वही कि अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से करना है सब कुछ। जो वीक है, वीक जहाँ कमी है वहाँ पे गाइडेंस ले लेना है, कोचिंग कुछ भी। Correct. और बाकी मैम पेरेंट्स का भी यही है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मतलब पीछे पड़ जाओ। तो प्रैक्टिकल होकर के, कई कई सारे मेरे दोस्तों का हुआ है ऐसा कि काफी प्रेशर हो गया उनको, तो वो सब नहीं होना चाहिए। और बाकी एग्जाम्स में बहुत सारे अनसर्टेन क्वेश्चंस आएंगे, मेंस और प्रीलिम्स सब में, बट ऐसे मेजोरिटी 70 से ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे जोन में होंगे, पढ़े हुए रहेंगे, तो हमें उनको फोकस करना है करने के लिए। तो यही है मैम। ठीक, चलिए. Thank you, Pritesh, for your time, and congratulations once again. And I hope एंड वन मोर that, थिंग मैम, लाइक हाँ. कंटिन्यूअस ट्रैक करते रहना है प्रोग्रेस को, एंड ऑल्सो ऑल्सो वी शुड कीप ऑन इम्प्रूविंग, लाइक कहीं भी कुछ इम्प्रूव हो सकता है हमें, हमारा लाइक आई यूज्ड टू लाइक मेक अ टेबल जिसमें कि हर सब्जेक्ट, हर लेक्चर का नंबर होता था, और उसके हम्म. करस्पॉन्डिंग कॉलम होता था कि उसमें कितने नंबर ऑफ आवर्स के वो पर्टिकुलर लेक्चर है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, पूरा सम हम्म. करके कितना है, कितने डेज अवेलेबल है, और हम्म. कितने डेज अवेलेबल है, मेरे पास कितना टाइम है, सब कुछ पूरा पूरा डिवाइड करके पर डे का टारगेट लगा, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से। और उस तो टारगेट बना के करता था, तो वैसे ही करते करते 2 साल 3 साल कैसे निकला पता नहीं चला, लेकिन वो ये ऐसे टेक्निकल होके थोड़ा करना पड़ेगा, माइक्रो प्लानिंग करके। उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में बुक्स पढ़ता था मैं अगर, तो मैं नोट डाउन हम्म. करता था कि 1 घंटे में कितने पेज पढ़ ले रहा हूं मैं, या फिर एक Correct. घंटे में इस चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, तो उससे क्वांटिफाई करना अपने जो भी टर्म आवर्स को। तो इस तरह Correct. से डेली जो भी टाइम है उसको मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज हो पाएगा, एंड ओवरऑल मतलब टारगेट कंप्लीट हो पाएगा, डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली, ऐसे। Correct. Correct. Okay. Okay. Thank you, Pritesh, and once again, congratulations. And I hope from here, journey gives you a lot of opportunities to work wherever you want to, and और सक्सेस आए हमारे लाइफ में, राइट? ठीक है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, थैंक यू।